जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हमने बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कई बार सॉल्व किया है और जैसा कि हम जानते हैं इसे सॉल्व करने के दो तरीके बड़े पॉपुलर थे। पहला बाई फार्मूला, जिसमें हम फार्मूला लगाया करते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का, और दूसरा था फैक्टराइजेशन। लेकिन क्या आपने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली सॉल्व किया है? क्या आपने ये पता करने की कोशिश की है कि फैक्टराइजेशन वाले मेथड में हम जो फैक्टर चूज करते हैं उन्हें हमेशा गैस ही क्यों करना पड़ता है? क्या ऐसा कोई फुल प्रूफ तरीका है, मेथड है, जिससे हम एग्जैक्टली अपने फैक्टर्स पता कर सकते हैं? तो आज का वीडियो हम इसी को डेडिकेट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के उन दो नए तरीके की। पहला, जिसमें हम इसे ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे, और दूसरा तरीका जिसमें हम जानेंगे फैक्टराइजेशन का बिल्कुल नया मेथड, जिसमें हम सिस्टेमेटिकली अपने फैक्टर्स पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ज्योमेट्रिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, और इसे कहा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 24। अब यहाँ क्या मीनिंग है? अगर हम हर एक टर्म का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, यानी कि कोई स्क्वायर शेप होगी। देन 10x, इसे हम कह सकते हैं एक रेक्टेंगल 10x, क्योंकि ये दोनों ही हमारी लेंथ और विड्थ अलग अलग जा रही हैं, और ये 24 दिखा रहा है एक कांस्टेंट को। तो चलिए जरा इसको समझें। एक्स स्क्वायर का मीनिंग हम कह सकते हैं एक ऐसी शेप जिसकी दोनों ही साइड की लेंथ होने वाली है इक्वल, यानी कि एक्स हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, और इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बात करें 10x की, यानी कि एक डायमेंशन होगा हमारा 10 और दूसरा डायमेंशन होने वाला है x, और इसका जो एरिया है, ये जो रेक्टेंगल है, ये दिखा रहा है 10x को, और अगर मैं इन दोनों एरिया को जोड़ देता हूँ तो ये मेरा बराबर होगा 24 के। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कुछ इस तरह से, जिसमें ये जो 10 लेंथ है इसे मैंने 5 और 5 में डिवाइड किया, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट हमारा एक रेक्टेंगल का हमने कर दिया। अब इसके दो टुकड़े करने के बाद इन दोनों टुकड़ों को मैं इस स्क्वायर के साथ में कुछ इस तरीके से अरेंज करता हूँ, एक एक एज के साथ। तो ये वाली जो एज है इसकी लंबाई होने वाली है x प्लस 5, और यहाँ जो एज है ये भी हो जाएगी x प्लस 5, और ये इक्वल हो जाएगा 24 के। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये जो मेरी शेप है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो यहाँ मुझे एक और शेप ऐड करनी पड़ेगी, और वो शेप क्या हो सकती है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसकी लेंथ होने वाली है 5 और ये भी है 5, दोनों ही लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, यानी कि एक स्क्वायर आ सकता है 5/5 का। इट मीन्स हमने अपने इस एरिया में 25 को ऐड कर दिया, तो दोनों साइड इक्वल या बैलेंस रखने के लिए मैं यहाँ पर भी 25 को ऐड कर देता हूँ, और इस तरह से ये जो स्क्वायर है जिसकी एज है x प्लस 5 और यहाँ जो नंबर होने वाला है 49, वो एक दूसरे के बराबर है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस केस में अब x प्लस 5 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49, और यहाँ अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा x प्लस 5 विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 7। अब जरा मैं 5 को इस तरफ ले जाता हूँ तो x की वैल्यू मुझे मिलने वाली है प्लस 7 लेने पर 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि मुझे मिलेगा 2, और माइनस 7 लेने पर 5 फिर से माइनस करके इसको कर देगा माइनस को 12, और इस तरह से मुझे x की दो वैल्यू यानी कि इस इक्वेशन के रूट पता चल जाते हैं। तो ये तो हमारा तरीका हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा बात करते हैं फैक्टराइजेशन वाले मेथड की, और यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दो इक्वेशन का। यानी कि अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमने अब तक यही सीखा है कि हमें इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि इनके मल्टीप्लिकेशन से मुझे वापस यही इक्वेशन मिल जाए। पर यहाँ ये जो m और n है इनके साथ एक कंडीशन होती है। यहाँ हम जब फैक्टराइजेशन करते थे तो हमें कहा जाता था कि m और n आपको हिट एंड ट्रायल करके सोचना है, और कुछ इस तरीके की वैल्यू होनी चाहिए कि m को और n को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 16, यानी कि x का कोफिशिएंट, और जब m को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलना चाहिए 55। और इस तरीके की m और n की वैल्यू को हम हिट एंड ट्रायल लगाकर निकाला करते थे। चलिए अब अगर हम थोड़ा एनालाइज करें कि कोई भी दो नंबर का समीशन 16 कब आ सकता है, जैसे कि मैं 16 को अगर दो हाफ में डिवाइड कर लेता हूं, यानी कि 8 और 8, तो 8 को 8 के साथ जोड़ने पर मुझे
16 मिल जाएगा। लेकिन 8 के अलावा मैं कोई और वैल्यू सोचता हूँ तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू कम कर दूँ, यानी कि इसे करता हूँ 7, तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इसे करना पड़ेगा 9, तभी मुझे 16 मिलेगा। इसका मतलब हुआ अगर मैं उसको 7 से कर देता हूँ 6, यानी कि एक और कम कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे एक और बढ़ाना पड़ेगा। और इस पैटर्न को अगर आप देखें तो आप एक एनालाइज कर सकते हो कि किन्हीं भी दो नंबर का समीशन 16 तब हो सकता है जब या तो एक वैल्यू 8 हो और दूसरी भी 8 हो, या एक और तरीका यह है कि एक वैल्यू 8 से छोटी है तो दूसरी वैल्यू 8 से बड़ी हो। यानी कि ऐसी दो वैल्यू को ऐड करके हम 16 कभी नहीं ला सकते जिसमें कि दोनों ही वैल्यू 8 से छोटी हैं या दोनों ही वैल्यू 8 से बड़ी हैं। यानी कि एक वैल्यू का 8 से छोटा होना जरूरी है तो दूसरी वैल्यू का 8 से बड़ा होना जरूरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो m + n = 16 मुझे लाना है, इसे मैं कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसे लिखूंगा 8 - c प्लस, मतलब 8 में हमने c को माइनस कर दिया और दूसरी तरफ 8 में हमने उतना ही बढ़ा दिया, यानी कि c को हमने जोड़ दिया, तब हमें मिल सकता है 16। लेकिन जब हम इस इक्वेशन में यहाँ सेम वैल्यू को रखते हैं तब हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 8 - c × 8 + c = 55, तो ये जो रिलेशन है आपको याद हो, इसे बोलते हैं a - b × a + b। और यहाँ जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये मिलेगा 8² - c² एंड दैट इज = 55। और यहाँ से जब हम c² को यहाँ ले जाएंगे तो फाइनली हमें मिलेगा c² = 64 - 55 और ये हो गया हमारा 9, यानी कि c की वैल्यू मुझे मिलने वाली है +-3। अब चूंकि यहाँ पर हमें माइनस साइन भी और प्लस साइन भी है तो हम किसी भी एक वैल्यू को, यानी कि +3 को या -3 को लेकर जो वैल्यू निकालेंगे वो सेम मिलने वाली है। इट मीन्स अगर मैं +3 को यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे m और n की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 - 3, तो मुझे m की वैल्यू मिलने वाली है 5, और जब हम लिखते हैं 8 + 3 तो मुझे n की वैल्यू मिलने वाली है 5 और यह मुझे मिल जाएगा 11। तो इस तरह से 5 और 11 मेरे पास दो ऐसे नंबर मिल गए जिनको सम करने पर मुझे मिलता है 16 और जिनके मल्टीप्लिकेशन से मुझे मिलता है 55। इट मीन्स अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस इक्वेशन के लिए फैक्टर। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं x + 5 × x + 11 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने यहाँ फैक्टर निकाल लिए इस इक्वेशन के लिए। अब देखिए, अगर बात करें हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ अगर आप अपना स्कूल डेज वाला फैक्टराइजेशन मेथड लगाना चाहेंगे तब भी बड़ा मुश्किल है ऐसे फैक्टर्स के बारे में सोचना जिनका समीशन तो आता हो -8 और जिनके मल्टीप्लिकेशन से मिल जाए 30। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर मैं x + m × x + n, मैं इसको कुछ इस तरह से तोड़ना चाहूँ कि जहाँ m + n करने पर मुझे मिल जाए -8 एंड m × n करने पर मुझे मिल जाए 13, तो शायद ऐसे फैक्टर सोच पाना हम कहीं ना कहीं बड़ा डिफिकल्ट फील करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, और फिर हम अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला वाला तरीका। लेकिन अगर इसी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें करना क्या है, -8 के हमने दो इक्वल पार्ट की, यानी कि मिड वैल्यू निकाली जो कि हमारी हो जाएगी -4, और -4 + c × -4 - c इज इक्वल टू हम रख देते हैं यहाँ पर 13 के बराबर। a + b × a - b वाले फॉर्मूले से हो जाएगा -4 का स्क्वायर -c का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13, और यहाँ से हम c² की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आने वाली है 16 - 13 दैट इज इक्वल टू 3, और c की वैल्यू होने वाली है ±√3, और यही c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे m और n की वैल्यू मिल जाएगी। इसका ये मतलब हुआ अगर मैं m की जगह पर रखता हूँ वैल्यू -4 +√3 और यहाँ मैं लिखता हूँ n के लिए दैट इज इक्वल टू -4 -√3, तो ये मेरी ऐसी दो वैल्यू हैं जिनके समेशन से तो आप -8 को ला सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से आपको मिल जाएगा 13, यानी कि ये है मेरा m
और ये होने वाला है n, और यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो मुझे इस इक्वेशन के फैक्टर्स पता चल जाते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर वो जो फॉर्मूला था उसे लगाकर भी रूट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद भी आपको यही रूट्स मिलने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपके कोई सजेशंस हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।